सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। कर दिया, ठीक है। और ये जो फोर्स है हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है, ये भी देखा था हम लोगों ने। फिर नॉर्मल फोर्स के बारे में बात की थी। नॉर्मल फोर्स में देखा था हमेशा ही दो सरफेसेस के बीच में लगता है जो कांटेक्ट में हो अलोंग द नॉर्मल। और कब लगता है? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को पुश करे या प्रेस करे, पुश नहीं करे, प्रेस। ये हमेशा पुशिंग इन नेचर होगा। हमने यहाँ देखा था कि जरूरी नहीं है कि नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो, टेढ़ा भी हो सकता है। जस्ट लाइक एनी अदर फोर्स, किसी भी डायरेक्शन में ये फोर्स हो सकता है, बस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तब लगेगा जब दो सरफेस एक दूसरे को पुश करेंगे, प्रेस करेंगे। अगर प्रेस नहीं कर रहे तो कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर दोनों का कोई कॉमन नॉर्मल नहीं हो, जैसे कि एक बहुत शार्प एंड है और दूसरा प्लेन है, तो ऐसे में जो एक सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नॉर्मल मिलेगा उसी डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, जैसा हमने यहाँ देखा था। ये जो वॉल है इस प्लैंक पे N2 लगाएगा और प्लैंक पर नीचे वाला फ्लोर N1 फोर्स ऊपर लगाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। कुछ लोगों से मैं पहले भी बहुत डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ उसके बारे में, बट फिर भी यहाँ पर मैं उतनी ही डिटेल में चर्चा करूंगा। ये एज्यूम नहीं करूंगा कि आप लोगों को पहले से इसके बारे में कुछ भी पता है, एक्सेप्ट कि स्टेटमेंट पता है आप लोगों को। स्टेटमेंट क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? आप लोग कहते हो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, तो आप मेरे को जवाब मिलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारे न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन आप लोग बोलते हो। सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, पर उतना क्लियर नहीं है। सही मायने में क्या होता है? कहता है कि मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। तो ये कहता है अगर ऑब्जेक्ट ए बी पे एक फोर्स लगाएगा, लेट्स से एफ वेक्टर, तो बी ए पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा माइनस एफ वेक्टर। जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा बी उसका एग्जैक्टली उल्टा फोर्स ए पर लगाएगा। ये होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। ओके, इन दोनों फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं। पर इसके बारे में एक बहुत ही, मतलब अगर लिखना होगा पूरा, क्या लिखोगे सबसे पहले? तो इफ एन ऑब्जेक्ट ए applies a force on B, then B applies an equal and opposite force on A। अगर ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी ए पे फोर्स लगाएगा, इक्वल लगाएगा और अपोजिट लगाएगा, ठीक है। ये न्यूटन थर्ड लॉ होता है। पर इसमें कुछ बहुत ही खास और जरूरी बातें जानना जरूरी न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। सबसे पहला लॉ क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं जिसको हम एक्शन रिएक्शन कह रहे हैं। अब एक्शन रिएक्शन नाम से क्या लगता है कि एक ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया तो दूसरे ऑब्जेक्ट ने उल्टा फोर्स लगाया, ठीक है। एक्शन रिएक्शन नाम सुन के लगता है कि पहले एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। अच्छा, साउंड कम आ रहा है आप लोगों को? पहले एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, ऐसा लगता है एक्शन रिएक्शन नाम सुन के कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, जबकि ये गलत है। इसलिए मुझे एक्शन रिएक्शन टर्म्स उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे को पसंद है आप पूरा बात लिखिए कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी ए पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये जो दोनों फोर्सेस इसको एक्शन रिएक्शन कहते हैं। एंड दी इनके बारे में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्शन रिएक्शन पेयर, ये जो फोर्स का पेयर है एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, एक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब जब ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा
बी ए पर उसी वक्त फोर्स लगाएगा, वेट नहीं करेगा। इनफैक्ट इट इज इम्पॉसिबल टू टेल which one is action and which is reaction। दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स एक्शन है और कौन सा फोर्स रिएक्शन है, ये बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एक साथ लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले ए ने बी पे फोर्स लगाया और बाद में बी ने ए पे फोर्स लगाया, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो जिस मोमेंट पे उसके हाथ आपके गालों पे फोर्स लगा रहे होंगे, उसी मोमेंट पे आपके चीक्स उसके हैंड्स पे फोर्स लगा चुके होंगे। ठीक है, आप जिस मोमेंट पे उसके हाथ आपके गाल पे फोर्स लगा रहे हैं, उसी मोमेंट पे आपके गाल उसके हाथ पे फोर्स लगा चुके होंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा चुके होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले वो आपको मारेगा एक्शन, फिर आप उसको मारोगे वो रिएक्शन, नहीं, दोनों फोर्सेस एक साथ लग चुके हैं। ठीक है, वो इन दोनों फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन पेयर कह रहे हैं। इसमें से कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है ये बताना इम्पॉसिबल। ठीक है, अगला पॉइंट, एक्शन रिएक्शन पेयर आर सेम इन नेचर। मतलब कि दोनों फोर्सेस का नेचर सेम होगा, एक्शन का और रिएक्शन का। कहने का मतलब ये है कि एक्शन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक्शन अगर टेंशन है तो रिएक्शन भी टेंशन होगा, एक्शन अगर नॉर्मल है तो रिएक्शन भी नॉर्मल होगा, एक्शन अगर फ्रिक्शन है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शन होगा। समझ में आई बात? एक्शन अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स होगा, एक्शन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो रिएक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, दोनों हमेशा सेम नेचर के होंगे। समझ में आई बात? तीसरा, हम्म, तीसरा ये होगा कि हाँ, एक्शन रिएक्शन पेयर acts along सेम लाइन। मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम होता है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब समझिए, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का मतलब, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लग रहा है F। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लूं बी, लेट से बी ने ए पे फोर्स लगाया है, तो ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है। तो ऐसे में ए बी पे इसका अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो अपोजिट फोर्स ऐसा नहीं कि इधर लग जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। अपोजिट फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग लगेगा। ठीक है, सो एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स अलोंग सेम लाइन ऑलवेज, हमेशा ही सेम लाइन के अलोंग एक्शन और रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा सेम लाइन के अलोंग लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये अंडरस्टूड सा पॉइंट है, फिर भी लिख दे रहा हूं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कहने का मतलब ये है कि कई बार, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाए, हालांकि बिल्कुल ही गलत कंफ्यूजन है, कि सर इस पेन ने क्या हुआ, सर मैंने इस बक्से को, इस डब्बे को पुश किया, मैंने मतलब मैंने इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया F। अगर मैं डब्बे पे फोर्स लगाऊंगा F,
तो नेचुरली इसका अपोजिट फोर्स -F भी एक्ट करेगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर मैंने फोर्स लगाया F तो एक अपोजिट फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा -F, टोटल फोर्स हो जाएगा 0। तो सर इस बॉक्स को मूव किसने कराया अगर नेट फोर्स 0 है? ये क्वेश्चन हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए, आज नहीं आए कभी और आ जाए। तो उसका समाधान मैं पहले ही कर दे रहा हूँ कि देख भाई, मैंने जो इस बक्से में फोर्स लगाया वो F है, वो इधर लग रहा है, वो फोर्स क्या है? F, ठीक है? ये मेरी फिंगर ने इस बॉक्स पे लगाया है F, तो बदले में ये बॉक्स मेरे फिंगर पे अपोजिट फोर्स लगाएगा। मतलब अगर F बॉक्स पे लगा है तो -F मेरे फिंगर्स पे लगा है। दोनों फोर्सेस इस बॉक्स पे नहीं लगे, इसलिए दोनों कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है? तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है हमेशा दो अलग-अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। अगर A फोर्स लगाएगा B पे तो B फोर्स लगाएगा A पर। नेक्स्ट पॉइंट, all pairs of equal and opposite forces, all pairs of equal and opposite forces are not action reaction pair। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है उसके कोई भी दो फोर्स ले आओ जो इक्वल है और अपोजिट है, तो ऐसा नहीं कि वो एक्शन और रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है? ऑल पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इस लास्ट पॉइंट को मैं एलेबोरेट कर दूंगा, पहले इसको कॉपी कर लेंगे आप सब लोग। कॉपी हो गया? यस सर। ओके, तो ये जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं एक बार एलेबोरेट कर लेता हूँ। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। इसको समझने के लिए हम एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें ये मेरे पास एक लेट्स से टेबल है, इस टेबल पे, ये टेबल ऑब्वियसली फ्लोर पे रखा हुआ है, टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है? तो क्या होगा, इस बॉक्स को कोई नीचे खींचेगा क्या? कौन खींचेगा? ग्रेविटी खींचेगी। तो इस पे नीचे फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? mg, ठीक है? तो ये बॉक्स नीचे गिरना चाहेगा, इसको नीचे आने से कौन रोक रहा है? टेबल। कैसे रोक रहा है? बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स नॉर्मल ऑन दिस बॉक्स। ना क्योंकि ये बॉक्स रेस्ट पर है, मैं कह सकता हूँ
कि normal force balances this mg force. So normal and mg are equal and opposite. Normal and mg are equal forces and opposite forces. तो क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं कह सकता? मल्टीपल रीजन। सबसे पहले तो ये mg और नॉर्मल दोनों का नेचर ही अलग अलग है। दूसरा, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन क्या है, इस बॉक्स पर mg फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। तो बॉक्स पर mg अर्थ ने लगाया है, तो ये बॉक्स जो है अर्थ पर mg फोर्स, मान लेते हैं अर्थ का सेंटर यहाँ है, अर्थ पर mg फोर्स ऊपर लगाएगा। ये होगा एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा? नॉर्मल फोर्स बॉक्स पे टेबल ने लगाया है, तो ये नॉर्मल फोर्स बॉक्स टेबल पर नीचे लगाएगा। ये दोनों नॉर्मल फोर्स होंगे एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल फोर्स और mg इक्वल क्यों होगा? क्योंकि बॉक्स जो है रेस्ट पर है, मतलब ये दोनों फोर्सेस मिलके बैलेंस कर दे रहे हैं, बैलेंस हो जा रहे हैं। ठीक है, सो एवरी पेयर ऑफ एक्शन इक्वल एंड अपोजिट आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी दो फोर्स ढूंढ लिया आपने जो इक्वल है और अपोजिट है, तो वो और बोल दिया कि सर ये देखिए दो एक्शन रिएक्शन पेयर आ गए, मतलब एक एक्शन रिएक्शन पेयर आ गया। ऐसा नहीं, ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन है, ये आप सिर्फ इक्वल और अपोजिट देखकर नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ रहा हूँ फिर। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि, कोई बताएगा मुझे? इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, it will it will remain at rest, and if it is moving, it will continue to move with same speed along same direction until and unless a net external force acts on it। क्या कह रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, कोई मूव कर रहा है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ना लगे। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसको कहने का दूसरा तरीका है मैथ्स में कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, देन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना स्पीड चेंज होगा, ना डायरेक्शन चेंज होगा अगर कोई फोर्स ना लगे तो। ठीक है, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो उसको फटाक से कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स में बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। सो नो, अब हम पहला टाइप का सिचुएशन पढ़ेंगे जिसमें हमारी बॉडीज इक्विलिब्रियम में होंगी। बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऐसा सिस्टम आपको दिया जाए जिसमें सब कुछ इक्विलिब्रियम में है और बोला जाए इस केस में बताइए कौन कहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है वगैरह वगैरह, तो वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे ये हमें सीखना है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या ये समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है
नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसका एक्सेलरेशन नहीं है। जनरली जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसके पास ना कोई एक्सेलरेशन आएगा ना कोई वेलोसिटी आएगी। इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। वैसे इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है सिर्फ इतना कि नेट फोर्स 0 हो जाए, बट आपको क्वेश्चन में जनरली ऐसी सिचुएशन दी जाएगी सॉल्व करने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हैं और इक्विलिब्रियम में भी है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही लल्लू एग्जाम्पल है, जिसमें आपको दे रखा है ये ब्लॉक इस छत से एक रस्सी टंग रही है, रस्सी से ब्लॉक टंगा हुआ है, हमें बताना है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, पर हम इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू लर्न अ मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, हम उस स्टेप्स को सीखना चाहते हैं। तो इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल दी बॉडीज। जितने भी बॉडीज हैं उन पे लगने वाले सारे फोर्सेस को पहले आइडेंटिफाई कर लो। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इस ब्लॉक एम पर एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, इसके अलावा रस्सी ऊपर लगा रही है टेंशन T, और इस पर रस्सी नीचे लगा रही है टेंशन T। ठीक है। कोई दिक्कत? फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं अलग सारे ऑब्जेक्ट्स पे वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और कोई फोर्स नहीं। ठीक। ओके। नेक्स्ट, ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे क्वेश्चन में हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आप अलग अलग करके सिर्फ उस पे लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। मतलब उस ऑब्जेक्ट के आसपास में क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज से मतलब होगा कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या क्या लग रहा है, उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो ड्रॉ एफबीडी है ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बट हाँ इजी क्वेश्चन में उतना जरूरी नहीं होता, फिर भी हम इसको ड्रॉ करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो ये जो बॉक्स है इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मतलब क्या है, इस बॉक्स को बाकी दुनिया जहान से अलग करना है। ये रहा वो बॉक्स, और सिर्फ इस पे एक्ट करने वाले फोर्सेस ड्रॉ कर देना है। नीचे लग रहा है इस पे mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, और इस पर है ये हमें पता है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ऐसा स्टेप है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे? तो देखो इस क्वेश्चन में तो सिलेक्ट करने के लायक कुछ खास है नहीं, थोड़ा बहुत ही छोटा सा स्टेप है, बट इन जनरल जब हम बोलते हैं कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम तो उसका जरूरत क्या पड़ेगा हमें? इसकी जरूरत हमें पड़ेगी फोर्सेस के और एक्सेलरेशन वगैरह के कंपोनेंट करने के लिए। अभी तो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसलिए एक्सेलरेशन के बारे में, सॉरी इक्विलिब्रियम में, इसलिए हमें एक्सेलरेशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हम कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें कम से कम चीजों के कंपोनेंट करने पड़े, कम से कम फोर्सेस के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़े इन आर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन वगैरह आसान हो जाए। ठीक है। सो we have identified all the forces acting on all the bodies. Next, we have drawn the FBD. Now we will select a convenient coordinate system. इस केस में एक्स वाई एक्सिस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस केस में सिर्फ प्लस और माइनस से काम चल जाएगा। मैंने ऊपर प्लस ले लिया, नीचे माइनस ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, रिजॉल्व द फोर्सेज एंड अप्लाई सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। देखिए फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, इसमें इस केस में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट अलग अलग है ही नहीं, सारे फोर्सेस एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं। तो रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज एंड अप्लाई नेट फोर्स इन ईच डायरेक्शन इज 0। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर देंगे, मतलब T माइनस mg इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज टेंशन T इक्वल्स टू mg। ठीक है। तो इस तरीके से आपका रस्सी में टेंशन निकल जाएगा। अच्छा, अगला स्टेप और है,
सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द आंसर। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसको सॉल्व करना है, ये लास्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और प्लेन सा क्वेश्चन था और उसके लिए उसको भी हम लोगों ने स्टेप से सॉल्व किया है, बिकॉज वी वांट कि हम ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने इतना इजी जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोगों ने, इसी ईज के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए। इसलिए हम लोग अपने स्टेप्स को ध्यान रखेंगे, रटना नहीं बट ध्यान रखना है कि पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। ठीक है बेटा, इसको सब लोग फटाक से कॉपी कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और ये स्टेप्स को भी कॉपी करोगे। ठीक है, कॉपी हो गया। Yes, sir. Okay, so now let's move to slightly bigger questions। हमारा ये अगला क्वेश्चन है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, दोनों का मास दे रखा है स्मॉल एम कैपिटल एम, और हमें बताना है कि व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड द वॉल। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर ना कुछ लोग अपना दिमाग से अपने मन से जो मर्जी वो करते हैं, बोलते हैं सर ये वाला जो फोर्स ए पे लगा वो ट्रांसफर होकर बी पे जाएगा, वही ट्रांसफर होकर ब्लॉक पे चला जाएगा, इसलिए ये वाला फोर्स बी और वॉल के बीच में फोर्स लगेगा, यही एफ। आंसर आपका सही है, इस केस में बच गए, अगले केस में फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए जो तरीका बता रहा हूँ उसको एकदम बेसिक से सीखो। क्या क्या होगा, सबसे पहला हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हम लोग अपने स्टेप्स को बिल्कुल लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो ब्लॉक ए के बारे में बात करते हैं। पहला पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल द बॉडीज। तो ब्लॉक ए के बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर फोर्स लग रहा होगा n1, इस बी के ऊपर भी नीचे लग रहा होगा कैपिटल mg, फ्लोर ऊपर लगा रहा होगा n2। ठीक है, ए पर ये फोर्स एफ तो लग ही रहा है आगे, पर ये आगे जब आगे जाने की कोशिश करेगा तो 20 को आगे जाने नहीं देगा, 20 पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, लेट से n3। तो ए बी पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा n3। ये कहाँ से आया, न्यूटन्स थर्ड लॉ से आया। ठीक है, तो इस n3 की वजह से बी आगे जाने की कोशिश करेगा, आगे जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो वॉल है इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी n4। ठीक, हमें ये n4 निकालना है। तो अब मैं स्टेप 1 हो गया मेरा, स्टेप 2 में क्या करूंगा, एफबीडी बनाऊंगा। ए क्या एफबीडी बनाया मैंने, एफबीडी में जरूरी नहीं आप ए को बक्सा बनाओ, एक पॉइंट बना लो, अभी के लिए वही काम कर जाता है। इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n1, आगे लग रहा है f, पीछे लग रहा है n3। ठीक है, वहीं बी पर क्या लगेगा, बी का भी बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बी के फ्री बॉडी डायग्राम में बी को भी मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, नीचे की तरफ कैपिटल mg, आगे की तरफ n3, पीछे की तरफ n4, और ऊपर की तरफ n2। ये दो फोर्सेस, दो फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ऑब्जेक्ट्स के बने, ए का और बी का। ठीक है, अब अगर मैं स्टेप 3 पे जाऊं, स्टेप 3 क्या कहता है, याद है, मतलब लिखा है, क्या लिखा था, सिलेक्ट कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोनों के लिए बनाऊंगा। मैंने इसके लिए क्या किया, इधर x बोल दिया, इधर y बोल दिया, इसके लिए भी मैंने इधर x बोल दिया, इधर y बोल दिया, क्योंकि कुछ खास कंपोनेंट करने नहीं, सब ऑलरेडी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के आपको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे y के लिए लिखोगे क्या आएगा, n1 माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, n1 इज इक्वल टू mg। यहाँ पे y डायरेक्शन लिखोगे क्या लिखेगा, n2 माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू जीरो, n2 इज इक्वल टू कैपिटल mg। ठीक है, पर मैं x डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ, तो इसका
ए के लिए अगर एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, एफ माइनस एन थ्री इक्वल्स टू 0। और बी के लिए अगर मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, एन थ्री माइनस एन फोर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एन फोर इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज एन फोर इक्वल्स टू एफ। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? क्या हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पर फोर्स नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है एन वन। ए पर फोर्स आगे लग रहा है एफ, पीछे लग रहा है एन थ्री। क्यों? हम लोगों ने क्या किया, सारे फोर्सेज जो हर ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उसको आइडेंटिफाई किया पहले। ए पर लग रहा है नीचे एम जी, ऊपर एन वन, आगे एफ, पीछे एन थ्री। बी पे लग रहा है नीचे एम जी, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको होगा, उसको एन टू बोल दिया। आगे एक फोर्स लग रहा होगा एन थ्री, पीछे एक फोर्स लग रहा होगा लेट से, उसको एन फोर कह देते हैं। ये दोनों फोर्सेज इक्वल क्यों हैं? क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। ए ने बी पे अप्लाई किया, बी ने ए पे अप्लाई किया। ठीक है, तो आ, हम लोगों ने फिर ए के बारे में बात की। क्या बात की ए के बारे में? कि ए पर नीचे एम जी फोर्स लग रहा है, ऊपर एन वन लग रहा है, आगे एफ लग रहा है, पीछे एन थ्री लग रहा है। क्यों ना हम इन फोर्सेस को ड्रॉ कर लें। हमने यहाँ पे ये फोर्सेस ड्रॉ कर ली। ठीक है, फिर मैंने ए के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किया, जो स्टेप्स दे रखे हैं वही का वही काम करता जा रहा हूँ। फिर मैं इसमें वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, एन वन माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एन वन इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। मुझे एन वन मिलेगा जिसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने इसके एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी। क्या लिखा मैंने, एफ माइनस एन थ्री इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एन थ्री। ठीक है, तो मुझे अब बेसिकली एन थ्री निकाल, सॉरी एन थ्री पता चल चुका है, मुझे एन फोर निकालना है। तो बी के लिए डायग्राम बनाया मैंने। बी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे एम जी, ऊपर एन टू, आगे एन थ्री, पीछे एन फोर। तो बी के लिए फिर से मैंने एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी। क्या लिखा, एन थ्री माइनस एन फोर इक्वल्स टू 0। इससे मुझे मिल गया, अच्छा ये दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो एन थ्री कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एफ माइनस एन फोर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एन फोर इज इक्वल टू एफ। यही आपका आंसर होगा। अबे यार, एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एन थ्री लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एन फोर लग रहा है, इसलिए एन थ्री माइनस एन फोर। और क्या? ठीक है, बेसिकली नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो किया, नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन जीरो किया, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया वहीं के वहीं। कुछ खास इसमें करना नहीं। कॉपी कर लेंगे फटाफट सब लोग। कॉपी हो गया? यस सर। इट्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू आस्क। ओके, जो कोई चीज समझ में नहीं है पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अगला एग्जांपल हमारे पास ये है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, मूव नहीं कर सकता, ये इंक्लाइन प्लेन है। इसका इंक्लिनेशन थीटा है। यहाँ पर भी एक रिजिड सपोर्ट है। उस रिजिड सपोर्ट से एक रस्सी के थ्रू ये ब्लॉक ऑफ मास m लगा हुआ है। इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है। हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन कैसे बताएंगे? इसके लिए भी हम लोग सेम काम करेंगे, जो पहले जो स्टेप्स हैं हमारे पास उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल द बॉडीज। हमें सिर्फ इस ब्लॉक में इंटरेस्ट है।
तो ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ टेंशन T और इधर की तरफ नॉर्मल। ठीक है। स्टेप 2, ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल दी बॉडीज। एक ही ऑब्जेक्ट ही है तो उसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है टेंशन T, सच दैट ये वाला एंगल थीटा है और इसके टेंशन के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नॉर्मल। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अब इससे हमें सॉल्व करना है। हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में वी ट्राई टू में हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वी ट्राई टू सिलेक्ट अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कन्वीनियंट का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसा जिससे कि कम से कम कंपोनेंट्स करने पड़े। तो मैंने बोला देखिए यहाँ टेंशन और नॉर्मल तो ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ही, तो क्यों ना मैं इन्हीं डायरेक्शन को एक्स और वाई एक्सिस मान लूं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पूरा एक्स डायरेक्शन, ये पूरा वाई डायरेक्शन, ऐसे करके डायरेक्शंस आपके बन गए। तो अब ना तो नॉर्मल का कंपोनेंट करना है ना टेंशन का कंपोनेंट करना है। कंपोनेंट किसका करना है, mg का। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जो अननोन क्वांटिटीज है ना उसका कंपोनेंट करने में ज्यादा दिक्कत होती है। जो नोन क्वांटिटीज है उसका कंपोनेंट करना आसान होता है क्योंकि उससे कोई वेरिएबल ऐड नहीं होता। बट अननोन क्वांटिटी का कंपोनेंट करने से वेरिएबल ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग अननोन क्वांटिटी के कंपोनेंट करना अवॉइड करेंगे। इधर नॉर्मल है, इधर mg है। अब मुझे क्या करना होगा, mg के कंपोनेंट करने होंगे। अब देखिए ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसलिए mg के कंपोनेंट कैसे आएंगे, इधर की तरफ आ जाएगा mg cos थीटा, इधर की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है। इधर आ गया mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर आ गया mg कंपोनेंट mg sin थीटा। अब मैं पहले x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ। क्या लिखूंगा, t माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स t इज इक्वल टू mg sin थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। फिर मैं लिखूंगा y डायरेक्शन की इक्वेशन। अच्छा ये कैसे लिखा मैंने x डायरेक्शन की इक्वेशन, x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है t, माइनस x में लग रहा है mg sin थीटा, तो t माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू 0। y डायरेक्शन क्या होगा, सिमिलर तरीके से y डायरेक्शन में n, उसके अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा, तो n माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू mg cos थीटा। दिस इज इक्वेशन 2। हालांकि मेरे को ये इक्वेशन 2 बनाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका ऑलरेडी, टेंशन t इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है बेटा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। किसी को डाउट? नो सर। तुम लल्लू क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद भी रखना है। इसके बाद से क्या पहले ही बताया था याद करने के लिए, बट फिर से बता दे रहा हूँ। हमेशा याद रखो कि इंक्लाइन, अगर इंक्लिनेशन एंगल थीटा है तो इंक्लाइन के अलोंग mg sin थीटा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। ठीक है। अगर इंक्लिनेशन एंगल थीटा हो हॉरिजॉन्टल के साथ तो इंक्लाइन के अलोंग mg sin थीटा, इंक्लाइन से परपेंडिकुलर mg cos थीटा, ये रहता है। हमेशा याद रखो, बार बार ये कंपोनेंट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। In the arrange, if the arrangement in figure is given a downward acceleration a, अच्छा इसको छोड़ो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को, in the given arrangement, in the, if नहीं, in the given arrangement
द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2 इन स्ट्रिंग्स इज, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ आपको टेंशन T1 और T2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, वही एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। देखो मुझे मालूम है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के शॉर्टकट्स हैं, डायरेक्ट आंसर आते हैं सबके, बट मैं बेसिक सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टेप वन, सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले फोर्स ड्रॉ कर लीजिए। M2 पे लगेगा नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ T2 बना रखा है, तो A पर यही टेंशन T2 नीचे भी तो लगेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी दोनों तरफ फोर्स लगाती है। ठीक है, बी ए पर टेंशन T2 नीचे लगा, और नीचे लगा M1G, ऊपर लग रहा है T1, और तो कोई फोर्स है नहीं, सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, इसलिए किसी के कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ प्लस माइनस से काम चल जाएगा। तो मैंने ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस ले लिया। आप बोलोगे सर फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाया नहीं, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, बट इतने सिंपल क्वेश्चंस में जरूरत नहीं होती, क्योंकि साफ साफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी दिख रहा है आपको। बस जब आप ए के बारे में बात करूँ तो उसके आसपास जो रस्सी वस्सी उसके बारे में बात मत करो, सिर्फ उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करिए। तो मैं ए के बारे में चर्चा करता हूँ, तो ए पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर T1, नीचे T2 और नीचे M1G, है ना। तो ए की क्वेश्चन लिखूंगा, देखिएगा, T1 माइनस T2 माइनस M1G इक्वल्स टू 0। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सिमिलरली जब मैं बी की क्वेश्चन लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ कि T2 माइनस M2G इक्वल्स टू 0, है ना। हम्म, इसका मतलब ये हो जाएगा कि T2 इज इक्वल टू M2G, और इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ, और यही T2 के लिए अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। मुझे क्या चाहिए था, द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2, मतलब T1 बाय T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन M2। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये भी एकदम लल्लू क्वेश्चन है। फटाफट इसको सब लोग कॉपी कर लेंगे। सर हो गया कॉपी। ओके, नाउ ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हुआ?
देखो एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब पे लगने वाले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये सब तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये रहा मेरा, लेट्स से M1, यहाँ बनाऊंगा मैं M2, यहाँ बनाऊंगा M3। ठीक है, M1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, तीनों पे M1 मुझे तो नीचे लगा ही देते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये जो M1 है ये M2 के ऊपर रखा हुआ है, तो M2 इस पे अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। इसको मैंने कह दिया लेट्स से N1। ठीक है, अब क्योंकि M2 ने M1 पे ऊपर N1 लगाया है, इसलिए M1 M2 पर नीचे सेम फोर्स N1 अप्लाई करेगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, फिर क्या होगा, M2 पर M3 अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, लेट्स से N2। तो बदले में M2 M3 पे सेम फोर्स नीचे की तरफ N2 अप्लाई कर देगा। फिर क्या होगा, M3 पे ग्राउंड भी ऊपर के डायरेक्शन फोर्स लगाएगा N3। ये अपनी फोर्सेस होंगे। कोई दिक्कत है इसमें? अब मैंने क्या किया, देखो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था ना, आप हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बना सकते हो, पर यहाँ पे क्योंकि सबके फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैं एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में से सबका काम चला लूंगा। मैंने ऊपर की तरफ प्लस मान लिया, नीचे की तरफ माइनस मान लिया, तीनों के लिए। तो ऐसे में अगर मैं M1 की इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, N1 माइनस M1G इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज N1 इज इक्वल टू M1G। अगर मैं M2 की इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, M2 पे क्या लग रहा है, ऊपर N2 नीचे N1 और M2G, तो प्लस N2 माइनस N1 माइनस M2G इक्वल्स टू 0। इसका मतलब N2 इक्वल्स टू N1 प्लस M2G। और मजेदार बात ये है, हमें N2 ही निकालना है, N3 निकालना भी नहीं है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, N1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, तो हमें मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज N2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, कोई यस सर। दिक्कत नहीं। ओके, सो M2 एंड M3 निकल गया। ठीक है, अब इसको फटाफट कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। ओके, मोर अबाउट टेंशन। अब टेंशन के बारे में थोड़ी बहुत और बातें हम लोग करेंगे। टेंशन के बारे में हल्की फुल्की चर्चा करी थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, थोड़ी सी और चर्चा करनी बाकी है। टेंशन होता क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, है ना। अब हमारी फिजिक्स में अगर स्ट्रिंग बनाए रखी है तो हम उसको आइडियल स्ट्रिंग मानते हैं। और आइडियल स्ट्रिंग कैसी होती है पहले वो समझ लेते हैं। आइडियल स्ट्रिंग हमारे फिजिक्स में होती है दो प्रॉपर्टीज के साथ। सबसे पहला, इट हैज गॉट नो मास, तो इसका ये होता है मासलेस। हम अज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग का मास 0 है, निग्लिजिबल तो होता ही है, ब्लॉक्स के मुकाबले रस्सी का मास हम निग्लिजिबल मानते हैं, तो उसके लिए इसको 0 ही मान लेते हैं, मासलेस मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, उसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती। समझ में आई बात? आप उस रस्सी को खींच के लंबा नहीं कर सकते, उसकी लेंथ फिक्स्ड है। तो आइडियल स्ट्रिंग के दो प्रॉपर्टीज हमने को मानी है, मासलेस और इनइलास्टिक।
ठीक है, ऐसी रस्सी प्रैक्टिकल लाइफ में मिलती है क्या? नहीं मिलती, पर हमारे फिजिक्स की बुक में, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम ऐसा ही स्ट्रिंग मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनइलास्टिक। ओके, नेक्स्ट पार्ट। तो हम इस क्या इन प्रॉपर्टीज को की वजह से टेंशन के बारे में क्या इस प्रॉपर्टीज को अज्यूम करते हुए टेंशन के बारे में कुछ और चीजें कंक्लूड कर सकते हैं? तो देखिए जरा बात को, मान लेते हैं कि हमारे पास छत से छत से एक रस्सी लटक रही है और हम इस रस्सी के इस एंड पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय अस, पकड़ के इसको खींच रहे हैं बेसिकली रस्सी को। ठीक है, समझ में आई बात? तो मुझे बताओ, अगर मैंने रस्सी को पकड़ के नीचे एफ फोर्स लगाया है, ठीक है, इसको एफ लिख दो, तो रस्सी मुझ पे क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई तो बोल दो यार। हाँ सर। तो रस्सी मुझ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी कितना? उस फोर्स को हम नाम देंगे, जो कि रस्सी जो फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन टी, या इसको कहता हूँ T1। दिस T1 हैज टू बी इक्वल टू F। इसमें कोई आपत्ति है किसी को? नो सर। ओके, अब मैंने क्या किया है, इस पॉइंट का नाम दे दिया है ए, इस टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम दे दिया है मैंने बी, बीच में मैंने 2 पॉइंट्स और ले लिए हैं सी और डी। ठीक है, मुझे पता चल गया है कि ए पर टेंशन T1 जो है वो इस फोर्स F के बराबर है। मतलब अगर हम रस्सी को कभी पकड़ के खींच रहे होंगे तो जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फोर्स रस्सी हम पे भी लगाएगी। रस्सी का टेंशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ या ना? अब मैं निकालना क्या चाहता हूं कि इन पॉइंट्स बी सी और डी पर टेंशन कितना कितना होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स बी सी और डी पर टेंशन कितना कितना होगा। मतलब मैं टी बी पर टेंशन T2, सी पर टेंशन T3 और डी पर टेंशन T4 निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस रस्सी के टुकड़े किए। ठीक है, मैंने इस रस्सी के टुकड़े किए। मैं टुकड़े करके रस्सी को थोड़ा सा फैला दे रहा हूँ जिससे कि मेरे पास डायग्राम बनाने की थोड़ी जगह होगी। ये मेरा पहला टुकड़ा बना BC, फिर ये रहा मेरा CD और ये रहा DA। ठीक है, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज CD एंड दिस इज DA। ये रस्सी के मैंने 3 टुकड़े कंसिडर किए। क्या रस्सी को सच में काट दिया मैंने? नहीं, मैं इनको बस अलग अलग मैं मान के चल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, फिजिक्स में बहुत यूज होती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो रस्सी है ये एक रस्सी नहीं है बल्कि 3 रस्सियों को जोड़ के बनी बनी हुई है। BC, CD और DA, इन तीनों रस्सियों को जोड़ के बनी हुई है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। तो मैं इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग कंसीडर करके इन तीनों पार्ट्स के ऊपर फ्री बॉडी इन तीनों पार्ट्स के ऊपर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ या ना? कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इन तीनों पार्ट्स के ऊपर इंडिविजुअली भी मैं बोल रहा हूँ यार मेरा ऑब्जेक्ट यही है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीनों ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन काम करेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सबसे नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया है नीचे की तरफ F। ठीक है, तो ये DA अगर नीचे नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है, लेट्स से T, इसको यहाँ पर टेंशन T4 कह दे रहा हूँ, यहाँ पे T3 कह दे रहा हूँ, यहाँ पे T2 कह दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा D पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस A के फोर्स को बैलेंस करेगा। मैंने बोला लेट्स से इस पे फोर्स जो लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है T4, ये T4 हैज टू बी इक्वल टू F। आया ना? कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो, अगर 8
इस CD ने AD पर ऊपर की तरफ T4 लगाया है, तो ये AD CD पर नीचे की तरफ T4 लगाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. हम्म। और इस CD को नीचे जाने से कौन रोक रहा है? ये BC रोक रहा है, हाँ या ना? अगर ये BC नहीं होता तो CD तो ऐसे नीचे टूट के नीचे जाता ना रस्सी। तो BC CD पे फोर्स लगा के इसको नीचे आने से रोक रहा है, मतलब BC CD पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है T3, हाँ या ना? यस सर। तो क्योंकि BC ने CD पे ऊपर T3 लगाया, इसलिए CD BC पर नीचे T3 लगाएगा, ठीक है? तो BC नीचे आना चाहेगा, मतलब छत इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, F डैश बोल देता हूँ उसको। दिस F डैश हैज टू बी इक्वल टू T2। क्यों? रस्सी छत पे नीचे फोर्स लगाएगी T2, तो छत पर रस्सी पे नीचे ऊपर फोर्स लगाएगा T2। एक्शन रिएक्शन पेयर, हाँ या ना? समझ में आया? Yes, sir. तो अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये भी रेस्ट पर, मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। मतलब इसके लिए लिख सकता हूँ T3 मस्ट बैलेंस T4। इसके लिए लिख सकता हूँ दिस T2 मस्ट बैलेंस T3। तो मतलब हमने क्या देखा? T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू F डैश, that is all, that are all equal to this force F, हाँ या ना? हम्म। Yes, sir. Yes, sir. मतलब कि मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूं कि फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग, एक मासलेस स्ट्रिंग के लिए टेंशन इज सेम इन द स्ट्रिंग थ्रू आउट। मतलब इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे सेम टेंशन लग रहा होगा, हर जगह सेम तनाव होगा। मतलब दोनों एंड्स पे जब स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, दोनों एंड्स पे हमेशा इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा मैग्नीट्यूड में, हाँ या ना? डायरेक्शन स्ट्रिंग का होगा, पर फोर्स हर जगह पे मैग्नीट्यूड में सेम होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. जब तक रस्सी के बीच में कहीं मास अटैच नहीं करोगे ना, तब तक उस पूरे रस्सी में टेंशन हर जगह पे सेम होता है, हर जगह पे सेम फोर्स लग रहा होता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है तो कॉपी कर लो फिर। कॉपी हो गया होगा? Yes, यस sir. सर।
कोई ऐसा जिसका कॉपी नहीं हुआ? ओके, सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये एग्जांपल नंबर 7 आप लोग ट्राई करेंगे एक बार। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? यस हो रहा है। ओके, ट्राई करो। सर आंसर 60 न्यूटन होगा। हम्म, सही है। जी को 10 मानोगे तो 60 आएगा, ठीक है। देखो क्या है, हम लोग बोलेंगे इस ब्लॉक पर नीचे फोर्स लगेगा mg, जी को मैं 10 मान लूँ। अच्छा, इस ब्लॉक पर नीचे फोर्स लगेगा mg, यहां पर टेंशन मान लेता हूं मैं, इस पे एक्ट कर रहा है लेट्स से T1, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉक के बारे में मैं बोल सकता हूं, और द ब्लॉक आई कैन से कि T1 माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। बेसिकली मैंने इसके ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस ले लिया और इसकी इक्वेशन लिख दी, मुझे मिल गया T1 इज इक्वल टू एम जी, दैट इज 80 न्यूटन। मैंने लिख लिया जी को 10 मानते हुए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए। फिर क्या करेंगे, अब मैं, ध्यान दीजिएगा फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाऊं, ऑब्जेक्ट तो एक ही था यहाँ पे ना। एक और है, ये जो नॉट है ना, जो गांठ है, इस नॉट की मैं नॉट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करूंगा, ठीक है। तो मैं नॉट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर अगर ऊपर टेंशन T1 लग रहा था तो यहाँ पर नीचे टेंशन T1 लगेगा, क्यों? क्योंकि रस्सी सेम है, रस्सी दोनों एंड पे फोर्स लगाएगी और दोनों फोर्स इक्वल ही होंगे। मान लेते हैं इस स्ट्रिंग BC में टेंशन आता है
T2 और स्ट्रिंग AB में टेंशन आता है T3, मुझे T3 निकालना है। यही है ना मेरा सवाल? तो मैं क्या करूं? मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि इस स्ट्रिंग के लिए, इस नॉट के लिए, इस नॉट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं T1, T3 और T2। मेरे को इस नॉट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, देखो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम पहले ही बनाना चाहिए था, बट मैं बिना बनाए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इजी, कई क्वेश्चंस इजीली। तो इस पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। नीचे कितना लगेगा? T1 इधर लग रहा है, T2 ये वाला एंगल है 37 डिग्री, तो थीटा बोल दे रहा हूँ, और इधर लग रहा है T3। यहाँ पे भी साफ साफ ये डायग्राम आपको दिख रहा था, इसलिए ये बनाना जितना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट जब जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी वैसे वैसे ये इसकी जरूरत बढ़ती जाएगी। इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत बढ़ती जाएगी। ओके, तो मैं यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये सिर्फ बनाने के लिए बना दिया था। मैं इसके बाद इस पॉइंट के लिए, इस नॉट के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर रहा हूँ। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करते वक्त सोचा कि यार दो टेंशन T1 और T3 तो ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को किसी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ले लूं, जिससे कि मुझे कम से कम फोर्सेस के कंपोनेंट करने पड़े। तो मैंने इधर एक्स एक्सिस मान लिया, इधर ऊपर की तरफ मैंने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो मेरे को T1 और T3 का, T1 एंड T3 के कंपोनेंट्स तो नहीं करने, पर T2 के कंपोनेंट्स करने होंगे। T2 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट T2 cos थीटा, ये दूसरा वाला कंपोनेंट T2 sin थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैं नॉट के लिए इक्वेशन लिखूं, तो मैं पहले लिखूंगा वाई डायरेक्शन की इक्वेशन। वाई डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूँ? T2 cos थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू 0, दैट इज T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1। दिस इज इक्वेशन 1। फिर मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा। एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? T2 sin थीटा माइनस T3, तो T2 sin थीटा माइनस T3 equals to 0. This implies T2 sin theta equals to T3, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। मुझे T1 पता है, T2 निकालना नहीं है, T3 निकालना है। T1 तो मुझे पता है 80 न्यूटन, T3 निकालना है, T2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? T2 को हटाने की कोशिश करूंगा। हमेशा इक्वेशन सॉल्व करते हो क्या सोचते हो कि क्या नहीं चाहिए? T2 नहीं चाहिए, T2 को हटाना है। क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। क्या बचेगा? tan theta equals to T3 by T1. This implies T3 is equal to T1 tan theta, that is equal to T1 कितना है? 80, tan 37 डिग्री होता है 3/4, so this is equal to 60 न्यूटन, ठीक है। सबको समझ में आया? यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो वो बोलो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करेंगे आप लोग।
आंसर सही है आपका आदित्य। इसका आंसर भी होगा 60 न्यूटन। देखते हैं कैसे। ये ब्लॉक है जिसका मास, सॉरी बॉल है जिसका मास है 8 kg। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ mg। सो ये हो गया mg दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। फिर ये 37 डिग्री वाले जो वॉल है ये इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी इस तरफ। तो मैं नॉर्मल फोर्स यहाँ बना दे रहा हूँ। लेट्स कॉल दिस N2। और ये जो वर्टिकल वॉर है, ये जो फोर्स लगा रही है, इसको हम लोग N1 कह देते हैं। मुझे ये N1 निकालना है ना। समझ में आ रही बात। हमें ये भी पता है कि वर्टिकल के साथ ये N2 जो है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। अब हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करना है, N1 निकालना है, राइट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाइंग द फोर्सेस, और साथ ही साथ फ्री बॉडी डायग्राम भी बन चुका है, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. तो देखो जरा, वी आर ऑलरेडी एट, वी हैव गॉट द सेम डायग्राम। T1 T2 T3 था, T1 80 न्यूटन था, यहाँ T2 की जगह N2 है, T3 की जगह N1 है, यहाँ T3 निकालना था, यहाँ N1 निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ टेंशन को रिप्लेस कर दिया गया नॉर्मल से। समझ में आई बात? सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस वन। जो पिछले क्वेश्चन में करना था वही इस क्वेश्चन में करना है, सिर्फ टेंशन की जगह नॉर्मल के साथ काम करना है। तो ऐसा बहुत होगा आपको, मेथड्स बहुत कम होंगे, टेक्निक्स बहुत कम होंगी। बस उसमें क्या करेगा, एक बार टेंशन से काम कराएगा, एक बार नॉर्मल से काम कराएगा। एक क्वेश्चन में टेंशन नॉर्मल दोनों होंगे, दूसरे क्वेश्चन में उस टेंशन नॉर्मल को इंटरचेंज कर देगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स जो है वो बहुत लिमिटेड है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कॉपी हो गया ना ये? ओके। अब हम बात करेंगे पुली की। हमको इसमें एक और चीज पढ़नी होती है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में। इसका नाम है पुली। पुली जो है हमारे फिजिक्स की जो आइडियल पुली है वो मासलेस होता है और फ्रिक्शनलेस होता है। मतलब हम पुली के मास को भी निग्लेक्ट करते हैं और उसके अंदर लगने वाले हर तरीके के फ्रिक्शन को भी निग्लेक्ट करते हैं। मासलेस का मतलब समझो, अभी इस चैप्टर में मासलेस है, ठीक है। इस चैप्टर में पुली हैंडल करना काफी आसान, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। पर आगे चल के जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, जब चीजें रोटेट करते हो क्या करती हैं ये पढ़ लेंगे, तब हमारे पास पुली भी हमारा मासलेस होना उसका जरूरी नहीं है। उस वक्त जाके पुली के क्वेश्चंस करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अभी कुछ लोग इसी चैप्टर से पुली से डरने लग जाते हैं, पर उसके पीछे कोई कारण नहीं है। मतलब अभी जो पुली आप पढ़ोगे काफी इजी सा रहेगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग इस आइडियल पुली के बारे में हम लोग पढ़ लिए। क्या होता है आइडियल पुली? मासलेस होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। पुली का यूज क्या होता है? इट्स यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेनली, और भी होते हैं बट प्राइमरली क्या होता है, इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेसिकली रस्सी इसके ऊपर रैप हो जाती है। इस केस में ये जो सिचुएशन आपके सामने बना रखी है, इसमें क्या होगा, मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है। तो क्या होगा, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m2g, ठीक है। इस ब्लॉक पर रस्सी ऊपर, इस ब्लॉक को रस्सी ऊपर खींचेगी लेट से टेंशन T से। अब क्योंकि यही रस्सी यहां से यहां जा रही है, बीच में पुली भी मासलेस है, बीच में कोई मास इस रस्सी के साथ अटैच नहीं है, इसलिए रस्सी इस एंड पे भी सेम टेंशन T अप्लाई करेगी। ये दोनों टेंशन इक्वल होंगे, ठीक है। बस आप देख सकते हैं दोनों एंड पे रस्सी का टेंशन जो है सेम डायरेक्शन में लगने लगा। एक और चीज आपको समझनी चाहिए कि रस्सी के क्योंकि हर एक पॉइंट पर
रस्सी में थ्रू आउट टेंशन सेम होता है, इसलिए यहाँ पर रस्सी पुली को भी नीचे खींच रही होगी इसी सेम टेंशन टी के साथ, यहाँ पर पुली को नीचे खींच रही होगी सेम टेंशन टी के साथ। आगे से ये टेंशन टी हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अंडरस्टूड है ये कि दोनों तरफ टेंशन लग रहा है, इधर से नीचे, इधर से ऊपर, इधर से नीचे, इधर से ऊपर, ठीक है, और ये दोनों टेंशन इक्वल है। और इस पुली को नीचे आने से कौन रोक रहा है? देखिए ये रस्सी, तो आप सोचिए ये रस्सी पकड़ के अगर आप दोनों एंड से खींचोगे तो पुली तो नीचे आना चाहेगा ना। पुली को नीचे आने से कौन रोक रहा है? ये वाली रस्सी। इस रस्सी का टेंशन हम लोग मान लेते हैं T2। ये रस्सी और ये रस्सी अलग है, इसलिए इन दोनों का टेंशन अलग अलग होगा। यहाँ पर T, यहाँ पर T2 मान लिया मैंने, या चाहो तो यहाँ पर T1, यहाँ पर T1, यहाँ पर T2। अब क्योंकि ये जो पुली है ये मासलेस है, इसलिए पुली के बारे में अगर हम सोचें तो पुली पे क्या लग रहा है? 2 टेंशन नीचे लग रहे हैं, तो T1 नीचे लगा, ऊपर लग रहा है T2, इसे हम कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2T1। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति है किसी को? क्योंकि पुली तो एक्सेलरेट नहीं कर रही, पुली तो अपनी जगह पर घूम रही है और घूमने में इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि मासलेस है। ठीक है बेटा, तो पुली के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? T2 इज इक्वल टू 2T1। कोई दिक्कत है किसी को इसमें तो बता दो मेरे को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझ लो, जब भी आप पुली ड्रॉ करोगे प्लीज उसको ऐसे ड्रॉ करना, प्लीज शॉर्टकट में कभी पुली ऐसे ड्रॉ मत करना। समझिए बात को, जब इधर से रस्सी जाएगी, ये रस्सी अगर मूव करती है तो ये वाली पुली तो घूम सकती है, पर ये वाली पुली कैसे घूमेगी? नहीं घूम सकती ना, तो ये गलत डायग्राम होता है। हमेशा रस्सी का जो ये पुली का जो सपोर्ट है उसको बीच में लाके आना। अब सपोर्ट हर बार एक लाइन से जरूरी नहीं है, सपोर्ट कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो एकदम ट्रिवियल चीजें बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको कोई बताता नहीं। ऐसे ही बना सकते हो पुली को, बट प्लीज ऐसे मत बनाना। ये कोई एप्पल या संतरा नहीं है कि उसको बस एक तरफ से फल की तरह टांग दिया, वो बीच से टंगता है तभी तो पुली घूम पाएगा ना। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाओगे तो सच बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा पुली घूमेगी कैसे। दिमाग में आपकी पिक्चर नहीं आएगी कि हाँ ये पुली घूम रही है, रस्सी इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया पुली कैसे काम करता है? ये वाला क्वेश्चन जो था ये भी हम ने सॉल्व कर लिया, बस टेंशन टी की जगह T1 लिख दिया है। कोई आपत्ति किसी को? फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? यस सर। समझ में आया सबको कि किसी को कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? प्लीज बता दो अगर समझ में नहीं आया तो। ओके ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, अभी तो क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। आज की क्लास में हमने काफी बेसिक चीजें सीखी हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। प्लीज अगर आपको ये चीजें आसान भी लगे तो इसको ये मत सोचना कि यार इसको निग्लेक्ट मत करना, काफी इंपॉर्टेंट है आज जो भी पढ़ा है, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर क्लास ओवर कर रहा हूँ, बाय बाय।
थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir.